उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप के फॉर्मूले पर काम कर रही बीजेपी की नजर अब उन सीटों पर है जहां पर 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। अब उन्हीं 14 सीटों को जीतने के लिए खास प्लान भी तैयार किया गया है और इस प्लान को लखनऊ में हुई बैठक में लॉक कर दिया गया है। दरअसल आज जो बैठक हुई उसमें लोकसभा की 14 सीटों पर बीजेपी ने रणनीति तैयार की। हारी 14 सीटों पर विस्तारकों के साथ आज गहनता से मंथन किया गया और हारी हुई 14 सीटों की 84 विधानसभा पर भी बीजेपी की नजर है। वहीं घोसी उपचुनाव में हार पर भी विशेष रणनीति तैयार की गई और रामपुर और आजमगढ़ पर इस बार खास फोकस भी रखा जा रहा है। इसके लिए अब उन तमाम सीटों पर डोर टू डोर कार्यकर्ता संवाद करेंगे और क्षेत्रों में केंद्र और राज्य के मंत्री भी जनसभाएं करने वाले। इतना ही नहीं, हारी हुई सीटों पर पीएम मोदी और सीएम योगी भी जनसभा करेंगे, जिसका प्लान तैयार हो चुका है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे बीजेपी क्लीन स्वीप के फॉर्मूले पर काम कर रही है। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा सीटों का काफी अहम रोल रहने वाला है। यूपी में डबल इंजन सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को एक सख्त प्रशासक के तौर पर पेश किया है और अब उसी नीयत से बीजेपी 24 के रण में दम दिखाने वाली है, जिसकी तैयारी हो चुकी है। अब रिवीजन की बारी है। बीजेपी का फोकस प्रदेश में हारी हुई 14 सीटों पर है। घोसी के चुनाव परिणाम ने भी पार्टी के लिए चिंता बढ़ा दी है और इसी के बीच लखनऊ में बीजेपी ने बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। जानकारी है कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने हारी हुई लोकसभा सीटों पर नियुक्त प्रभारियों और संयोजकों को जिम्मेदारी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी का फोकस प्रदेश में हारी हुई 14 सीटों पर है। घोसी चुनाव के परिणाम ने भी भाजपा के लिए चिंता बढ़ा दी है। इस बीच आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। जानकारी है कि इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने हारी हुई सीटों की जिम्मेदारी नियुक्त प्रभारियों और संयोजकों को दी है। इन सबके इतर बीजेपी ने पूर्वांचल में फतेह का भी प्लान तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक बैठक में आजमगढ़, मऊ, घोसी सीट पर चर्चा हुई। गाजीपुर सीट पर भी बीजेपी का फोकस रहा। घोसी उपचुनाव में मिली हार पर भी चर्चा हुई। आजमगढ़ सीट पर भी फिर से जीत की रणनीति बनी। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर मोदी और योगी की जोड़ी यूपी में 80 में 80 सीट जीत जाती है तो बीजेपी की जीत और बड़ी हो जाएगी। यूपी में 80 में 80 सीट आज तक कोई नहीं जीत पाया, जो कभी नहीं हुआ। उससे क्या अब योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं? क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 43% वोट मिले थे। वहीं 2019 में यूपी में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़कर 50 तक पहुंच गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 39.67% वोट मिले। वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41.76% से ज्यादा वोट मिले। साफ है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, यूपी में बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी जनाधार को और बढ़ाने के लिए अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है। केंद्रीय पार्टी ने पूरे देश भर में 161 लोकसभा चिन्हित की है, जो पिछली बार नहीं जीत पाई थी। उसमें 14 लोकसभा उत्तर प्रदेश की भी हैं, हम 64 जीते थे। बाद में 2 लोकसभा रामपुर और आजमगढ़ हम बाई इलेक्शन में जीत गए। तो 14 लोकसभा हम लोगों ने चिन्हित की है केंद्रीय लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत, जो भाजपा पिछली बार नहीं जीत पाई थी। और हम लोग आगे जीतने के लक्ष्य के साथ हम उन लोकसभा पर संगठनात्मक काम, जो काम हमें करने हैं, उन कामों के विषय में आज चर्चा, जो लोकसभा प्रवास योजना का काम देख रहे हैं माननीय सुनील बंसल जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने उस सारे विषयों की चर्चा आज बैठक के माध्यम से की है। यानी बीजेपी हारी हुई 14 सीटों के अलावा सभी लोकसभा सीटों को जीतने पर फोकस कर रही है और कोशिश पूर्वांचल की उन सीटों पर भी भगवा लहराने की है, जहां समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा था। ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी का मंथन कई मायनों में खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा के दौरान रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली को निशाना बनाते हुए विवादित टिप्पणी कर दी। इसके बाद सदन में हंगामा छिड़ गया और विपक्षी नेताओं ने दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी। इतना ही नहीं, इस विवादित बयान में हिंदू मुसलमान का भी एंगल ढूंढा गया और शफीकुर रहमान बर्क ने इसे मुसलमानों के खिलाफ बता दिया। दरअसल संसद में सांसद रमेश बिधूड़ी ने अमर्यादित टिप्पणी की थी और यह टिप्पणी बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ की गई थी। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने बिधूड़ी को चेतावनी भी दी और वहीं पर बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। लेकिन अब इस मसले पर सियासत हो रही है और मायावती भी बीजेपी से एक्शन की मांग कर रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। सदन में लोकसभा पर चर्चा चल रही थी। पक्ष और विपक्ष चंद्रयान पर अपनी बात रख रहे थे। तभी बीएसपी सांसद दानिश अली बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी से भिड़ गए और बात अब शब्दों तक पहुंच गई। रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली पर उन शब्दों से हमला बोल दिया जो न बताए जा सकते हैं और न सुनाए जा सकते हैं और इसी अभद्र भाषा पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर को प्रिविलेज का नोटिस दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर उस पर कार्रवाई करेंगे। कल की घटना जो है, जो हेट स्पीच की है, पार्लियामेंट के अंदर जो हेट स्पीच हुई है, उस पर कार्रवाई की मैंने मांग की। दानिश अली लोकसभा स्पीकर से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सदन छोड़ने की चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी सांसद रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा की और ट्वीट में लिखा, दिल्ली से बीजेपी सांसद ने बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी की। हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है और वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस मसले को भुनाने की कोशिश की और हिंदू मुस्लिम का एंगल निकाल लिया। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, रमेश बिधूड़ी ने जैसी हरकत की है ये इंसानियत के खिलाफ है, इससे मुसलमानों को तकलीफ हुई है। इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करना जैसे कि रमेश बिधूड़ी ने की है, ये इंसानियत के खिलाफ है और इससे पूरी मुस्लिम कौम को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई है। यानी रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी पर अब विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और इसी बहाने पार्टी को घेरने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने भी रमेश बिधूड़ी को सदन से बाहर करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूड़ी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ ये एक फिट केस है सस्पेंशन के। हालांकि इन सबसे इतर रमेश बिधूड़ी के बयान पर बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है और आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया। साथ ही बीजेपी ने आपत्तिजनक बयान पर जवाब मांगा है। बिधूड़ी को 15 दिन में नोटिस का जवाब देना होगा। बीजेपी ने पूछा, आप पर कार्रवाई क्यों न की जाए? रमेश बिधूड़ी को अपना जवाब देना होगा। विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा, कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में दिखवा लें। ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए। मतलब साफ है, बीजेपी बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है, लेकिन जिस तरह बयानबाजी हो रही है उससे तो यही लगता है कि विपक्ष संसद में हुए जुबानी जंग को मुद्दा बना रहा है और इसे हिंदू मुसलमान का एंगल दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद बीजेपी जश्न मना रही है। प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है और संदेश दिया जा रहा है, मोदी हैं तो मुमकिन है। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी ने इसका क्रेडिट खुद नहीं लिया, बल्कि उन महिलाओं को दिया जिनकी भागीदारी चुनाव में पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 29% महिलाओं ने वोट दिया था।
2019 के लोकसभा चुनाव में ग्राफ तेजी से ऊपर उठा और इस चुनाव में बीजेपी को 36% महिलाओं ने वोट दिया। वहीं 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 46% महिलाओं ने एक तरफा वोट दिया और ये ट्रेंड बता रहा है कि इन तीनों चुनाव में सबसे ज्यादा महिला वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। और ऐसी उम्मीद अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लगाई जा रही है, जब महिला आरक्षण का मुद्दा पीक पर है। ये लम्हा ऐतिहासिक है। ये पल नारी शक्ति के अभिनंदन का है, जब 75 साल का बंधन टूट गया और आधी आबादी को अपना हक मिल गया। लंबे इंतजार के बाद महिलाओं को पूरा इंसाफ मिला और इसे प्रधानमंत्री ने साफ नियत से साबित कर दिया। लोकसभा के बाद राज्यसभा से बिल पास। लोकसभा में समर्थन में 456 वोट मिले, राज्यसभा में बिना विरोध के बिल पास। क्योंकि मोदी सरकार ने पूरी तैयारी के साथ सदन में महिला आरक्षण बिल को पेश किया और बिना रोक टोक के इस बिल पर विपक्षियों ने भी दबे मन से ही सही मुहर लगा दी। 3 दशक से प्रयास कर रही थी, ये हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे। जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। देश की महिलाएं जश्न मना रही हैं और मोदी का अभिनंदन कर रही हैं, क्योंकि जो कभी नहीं हुआ उसे मोदी सरकार ने करके दिखा दिया है। महिला आरक्षण बिल देश की 69 करोड़ महिलाओं की उम्मीद है। अब राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, क्योंकि महिलाएं सिर्फ वोटर ही बनकर नहीं रहेंगी, बल्कि आधी आबादी के लिए नीति बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने भी किया। सामाजिक स्तर पर भी 3 तलाक जैसी जिन कुरीतियों के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते थे, हमने कानून बनाकर उन्हें रोका है। हमारी करोड़ों मुस्लिम बहनों को आज 3 तलाक की अमानवीय प्रथा से सुरक्षा मिली है। वो महिलाएं भी अब अपने अधिकारों के लिए आगे आ रही है। ये संभव कैसे हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? ये कैसे संभव हो पाया? कैसे संभव हो पाया? अब मैं आपके जवाब को जरा ठीक करता हूं। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। नारी शक्ति की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि पीएम मोदी इतिहास बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बिल से देश की राजनीति का भूगोल भी बदलने वाला है। महिला आरक्षण बिल कैसे 2024 के चुनाव के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, इसके लिए महिला वोटों का ट्रेंड समझने की जरूरत है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो CSDS लोक नीति के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट पड़े थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36% महिला वोट पड़े। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 46% महिला वोट मिले। ये ट्रेंड बता रहा है कि इन तीनों चुनावों में सबसे ज्यादा महिला वोट बीजेपी को पड़े और उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। असल में बीजेपी ने जो चुनावी इंजीनियरिंग की, उसमें महिला वोटों का एक बड़ा ब्लॉक तैयार कर लिया है। सरकार ने अपनी योजनाओं में भी महिलाओं को तवज्जो दी और इसी का परिणाम है कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक महिलाएं
बीजेपी के लिए निर्णायक भूमिका में रही और एक बार फिर महिलाओं के लिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक 2024 के चुनावी पिच पर हिट होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महिला आरक्षण बिल पर दोनों सदनों में मुहर लग चुकी है, तो इस बिल पर सियासत भी खूब हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो इसी रूट पर मायावती के बयान भी अब मैच कर रहे हैं, यानी विरोध के साथ ही अब हाथ से हाथ मिलाकर एक सुर में ओबीसी मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को भी भागीदारी मिलनी चाहिए, तो मायावती ने कहा कि ओबीसी की महिलाओं को इससे वंचित रखा गया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनगणना से ध्यान भटकाने की कोशिश की है, तो मायावती ने भी बीजेपी सरकार से सवाल पूछे कि आखिर जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई जा रही है। जब पीएम मोदी ने कहा कि ओबीसी के लिए क्या किया, तो मायावती ने ये राहुल गांधी की तरफ से सवाल किया गया कि पीएम मोदी ने ओबीसी के लिए क्या किया, तो साथ ही साथ मायावती ने कहा कि एससी एसटी को अलग से आरक्षण देने की बात क्यों नहीं कही गई है इस आरक्षण बिल में। यानी भले ही मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हों, लेकिन विरोध के वक्त उनके बयान कांग्रेस से मैच करने लगे हैं। तो आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर विपक्ष मोदी के स्टंट से क्यों परेशान नजर आता है। नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जिसका दशकों से इंतजार था। जो कांग्रेस सरकार में नहीं हो पाया, उसे बीजेपी सरकार ने चरितार्थ कर दिया। अब मोदी के उसी मास्टर स्ट्रोक पर सियासत हो रही है और मांग ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की हो रही है। दरअसल मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल से देश की जनता के साथ ही महिलाओं को जो संदेश दिया है, कांग्रेस इस बात को पचा नहीं पा रही और इसी बात की कसक राहुल गांधी के बयान से भी झलक रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं, अगर बिल पास हो गया है तो आखिर इसे प्रावधान में लाने में देरी क्यों हो रही है? क्या सरकार की नीयत साफ नहीं है? Women's reservation is a central step in the empowerment of the women of India, and it is a critical step. But when we read the fine print, we found something very interesting. Two little subtexts were there. Number one, this will be done after delimitation. Number two, this will be done after census. What it means is this bill will be implemented a decade from now. It is not going to be implemented today, and every woman in India should understand this. It is not going to be implemented today, it's going to be implemented if it is implemented 10 years from now. तो मायावती ने भी कांग्रेस के पैटर्न पर ही सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने का स्वागत, लेकिन देश की आबादी के बहुसंख्यक ओबीसी समाज की महिलाओं को आरक्षण में शामिल नहीं करना बहुजन समाज के उस बड़े वर्ग को न्याय से वंचित रखना है। इसी प्रकार एससी और एसटी समाज की महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं देना उतना ही अनुचित व सामाजिक न्याय की मान्यता को नकारना है। यानी महिला आरक्षण बिल का समर्थन भी हो रहा है और सहूलियत के हिसाब से राजनीति भी हो रही है, जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। मुकेश अंबानी ने परिवार समेत लालबाग के राजा के दरबार में विधिवत पूजा अर्चना की। इस मौके पर नीता अंबानी ने भी पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए, मुकेश अंबानी पूरे परिवार के साथ लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे। पूरे परिवार ने यहां पर विधिवत पूजा अर्चना की है। लालबाग के राजा के दरबार में न सिर्फ मुंबई के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं, बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग गणपति की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। और ऐसे ही मौके पर मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे और वहां पर विधिवत पूजा अर्चना उन्होंने की। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूजा अर्चना की। पहली तस्वीर में आप पूरे परिवार को देख सकते हैं, जिसमें मुकेश अंबानी, साथ ही नीता अंबानी, पूरा परिवार मौजूद है। और दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं पूरा परिवार कैसे गणपति पूजा करता हुआ नजर आ रहा है।